नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट अक्षांत सिंघल है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है मेंटेनेंस। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कृपया अंत तक इस वीडियो में बने रहें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस, जिसका शाब्दिक अर्थ है भरण पोषण। भरण पोषण यानी वो खर्चा या वो अमाउंट जो आपको बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी है, जो आपको जीने के लिए ज़रूरी है। तो कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से मेंटेनेंस अमाउंट क्लेम कर सकते हैं जो हमको जीवन चलाने में पर्याप्त हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम सेक्शन 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस का प्रावधान बताता है, हम उस प्रावधान को एक बार देखते हैं। सेक्शन 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स neglects or refuses to maintain his wife, unable to maintain herself, his legitimate or illegitimate minor children, whether married or not, unable to maintain themselves, his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain herself, or his father or the mother unable to maintain himself, और तो ब्रॉडली जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है हमको तीन चीज़ों के तीन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। यदि आपकी वाइफ यदि आपके पास सफिशिएंट मीन्स हैं और आप अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करते हैं, अपने बच्चों को मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ बच्चों से मतलब लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों हैं। यहाँ कानून में, लॉ में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है। और तीसरा है आपके पेरेंट्स। अगर ये तीनों अपने आप को मेंटेन करने के में सक्षम नहीं है तो ये हस्बैंड, फादर और सन तीनों सिनेरियो में मेंटेनेंस के लिए आप कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट आपके पिटीशन के बेसिस में आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में फैसिलिटेट हेल्प करेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो मेंटेनेंस के बारे में तो जैसे कि हमने देखा, मेंटेनेंस का जो स्कोप है इट इज़ वेरी वाइड एंड इट कैटर्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन का ही पार्ट है जो आपको सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो आइए फ्रेंड्स, फर्दर बात करते हैं मेंटेनेंस की लीगल पोजीशन क्या है। मेंटेनेंस का जो लॉ है या प्रोविज़न्स हैं वो किस तरह के हैं। मेंटेनेंस का जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर 2020 सुप्रीम कोर्ट 13 SCC 172। मैं एक बार साइटेशन फिर से बोल देता हूँ, 2020 SCC वॉल्यूम 13 172 पेज नंबर। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत साफ तौर से पे कहता है जो मेंटेनेंस का जो लॉ है वो एक सोशल लेजिस्लेशन है और बेसिकली जो वुमेन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में को इनेबल करता है, उनके राइट्स की रक्षा करता है। तो एक तरह से ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है और वुमेन और जो भी इसमें एप्लीकेशन मूव कर रहा है मेंटेनेंस सीख करने, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम फर्दर आगे बात करते हैं कि मेंटेनेंस अगर वाइफ क्लेम कर रही है तो वाइफ किन सिनेरियो में वाइफ का क्या सिनेरियोज होते हैं मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। तो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए दो सिनेरियोज हैं, अगर वाइफ अर्न नहीं कर रही है और या फिर वाइफ अर्न कर रही है, पैसा कमा रही है वाइफ। तो पहले केस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे वाइफ
इज़ नॉट अर्निंग, ये और अगर वाइफ अर्न कर रही है तो हस्बैंड के प्रोपोर्शनेट में बहुत कम अमाउंट में अर्न कर रही है। जैसे अगर हस्बैंड लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, वाइफ 20-25 15-20 हज़ार रुपये कमा रही है, 20-25 हज़ार कमा रही है, तो उनका जो इनकम का जो पैरिटी है, जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इस सिचुएशन में इन केसेस में जनरली कोर्ट वाइफ को भी और बच्चों को दोनों का मेंटेनेंस प्रोवाइड कराती है, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि मेंटेनेंस के केसेस के लिए जो हस्बैंड का जो लाइफस्टाइल है, स्टेटस है, उससे ही मैच करता स्टेटस वाइफ का भी होना चाहिए। तो वो पैरिटी को कोर्ट इस प्रावधान से भी बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो आइए अब दूसरा सिनेरियो बात करते हैं, जहाँ पे वाइफ इज़ अर्निंग सब्सटेंशियली हायर अमाउंट देन दी हस्बैंड। जैसे कि अगर वाइफ लाख 1.25 लाख रुपए कमा रही है, हस्बैंड 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है, उस सिचुएशन में लीगल पोजीशंस क्या है या कोर्ट का क्या व्यू रहता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे ही एक केस है कीर्तिकांत डी वडोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो कि 1996 वॉल्यूम 4 SCC 479 पर अंकित है। तो ये जजमेंट बहुत क्लियरली कहता है, अगर वाइफ मान लिया जाए कमा भी रही है तो भी हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, ख़ास तौर से बच्चों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बैकआउट नहीं कर सकता, बैकआउट नहीं कर सकता। वो ही इज़ स्टिल लाइबल फॉर मेंटेनेंस टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। आइए फर्दर और एक जजमेंट की बात करते हैं, जो कि नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी, सिविल क्रिमिनल अपील 6374/2021। यहाँ पर इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, फादर्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप हिज चिल्ड्रन चाइल्ड until they reach the age of majority cannot be excused. It is also undeniable that the child has a right to be cared in accordance with his father's position. यानी यानी फादर के लिए इस पर्टिकुलर जजमेंट में कोर्ट ने ये है कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेंटेनेंस देने से ख़त्म नहीं हो जाती। इवन अगर वो मेजर भी हो जाता है बच्चा, तो भी फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता। ही कैन नॉट गेट बैक ऑफ फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बच्चों का भी राइट है टू बी केयर्ड इन एज फादर्स पोजीशन, इन अकॉर्डेंस विद द फादर्स पोजीशन। बच्चों का भी राइट है कि दे टू गेट द केयर ऑफ फादर। और ऐसे ही एक फर्दर और एक जजमेंट की बात करते हैं, उर्शी अग्रवाल वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल, क्रिमिनल रिक्विजिशन पिटीशन नंबर 549/2018। तो इस जजमेंट में भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज़ नॉट रीजनेबल टू एक्सेप्ट दैट मदर्स अलोन would bear the entire burden of herself and son for small amount of maintenance given by the respondent with maintenance of the daughter। यानी सिर्फ कुछ अमाउंट मेंटेनेंस देने से फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के प्रति बनी रहेगी। तो फ्रॉम दी above legal positions, it is very clear that the father's responsibility and duty to maintain her wife and children and parents if they are not able to sustain themselves। तो फादर की जिम्मेदारी बच्चों को सिर्फ मेंटेन करने की हमेशा रहेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वाइफ इज़ अर्निंग गुड और इफ वाइफ इज़ नॉट अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो फादर को मेंटेन करना ही पड़ेगा बच्चों को, इवन इफ मदर इज़ अर्निंग सब्सटेंशियली। चाइल्ड, बच्चों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। नाउ अब हमने अपने इस डिस्कशन में हमने वर्ड देखा सस्टेनेंस। सस्टेनेंस
जो कि बार बार हमारा वर्ड ये आता है कि सस्टेनेंस से हमारा क्या मतलब है, सस्टेनेंस से हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेंस क्या होता है। सस्टेनेंस को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फ़रूक अहमद शाला वर्सेस मलिल चांदेल गिलर, इस जजमेंट में उन्होंने सस्टेनेंस को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है और बताया है सस्टेनेंस का मतलब कि दी वाइफ कैन नॉट बी थ्रोन आउट by the husband to roam here and there for the basic necessities of life. Wife is entitled to live a life, rather a dignified life, matching the status that of the husband. यानी वाइफ को डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा अधिकार है, उसी स्टेटस पे जीने का अधिकार है जो स्टेटस हस्बैंड मेंटेन कर रहा है। और इवन इस जजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट बात ऑनरेबल कोर्ट ने बोली है कि बहुत से केसेस में क्या होता है, हम देखते हैं कि हस्बैंड कम्स एंड से कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम, आई डोंट हैव मनी। तो उन केसेस में दो उसको उस फैक्ट को प्रूव करने के इस्टेब्लिश करने के बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं जो लगाए जाते हैं, असेट लायबिलिटीज़ देखी जाती हैं। तो इन सिचुएशन में इवन हाई कोर्ट ने यहाँ पे इन सिचुएशन में इस जजमेंट में जो हम फ़ारूक अहमद शाला वाला बात कर रहे हैं, उन्होंने इस जजमेंट में बहुत साफ कहा है इवन अगर फादर को मजदूरी करके भी पैसा कमाना पड़े तो भी बच्चों की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भी उनको बच्चों को मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो आइए हम फर्दर इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वाइफ, क्या वाइफ को मेंटेनेंस पहली वाइफ हो दूसरी वाइफ हो, क्या सभी को मेंटेनेंस कोर्ट से प्राप्त हो सकता है या नहीं? आइए देखते हैं। वाइफ जो हम यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं या मेंटेनेंस के रेफरेंस में जब करते हैं, वाइफ का मतलब होता है लीगली वेडिड वाइफ। लीगली वेडिड वाइफ जिनसे आपने शादी की है और लीगली आपकी वो शादी मैरिज सबसिस्ट करती है। तो ऐसा ही एक जजमेंट था सविता रानी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो जिस जजमेंट में जिस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ओनली लीगली वेडेड वाइफ इज़ इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। अगर आप लीगली वेडेड वाइफ नहीं है तो आप मेंटेनेंस क्लेम करने के अधिकारी नहीं हैं। अब जैसे कि बहुत से सिचुएशन आजकल के टाइम में हम लोग देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, कोई एज ए हस्बैंड बिना शादी के एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, या दे आर प्रिटेंडिंग टू बी हस्बैंड एंड वाइफ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या उस सिचुएशन में भी मेंटेनेंस वो लड़की क्लेम कर सकती है? तो इसमें कोर्ट्स का ये व्यू है कि सिर्फ लीगली वेडिड वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। लिव इन पार्टनर्स हो या आप बहुत लंबे समय से एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हो और आपकी शादी नहीं हुई है, तो भी आप वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं। सेक्शन 125 बहुत क्लियर है कि इन सिचुएशंस में भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गॉडसे 2014 1 SCC 188 यहाँ पे एक जजमेंट दिया है, एक ऐसा फैसला दिया जहाँ पे अगर सेकंड वाइफ ये साबित कर दे कोर्ट के अंदर या ये कोर्ट में ये प्रूव कर दे कि उनको फर्स्ट मैरिज की नॉलेज नहीं थी, उनको फर्स्ट मैरिज की नॉलेज नहीं थी, उस सिचुएशन में जो सेकंड वाइफ है या जो वाइफ सेकंड वाइफ है, शी इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस एज पर दी सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। लेकिन ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, डेट ऑफ नॉलेज बताना पड़ेगा, ये कि आपको शादी की कोई जानकारी नहीं है, ये आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो आइए हम
अब हम उस सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं जहाँ पे वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। इसका भी प्रावधान दिया गया है कि बहुत से जजमेंट्स हैं, बहुत सी रूलिंग्स हैं, बहुत से हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं if she is living in adultery, if she is refuses to live with the husband without sufficient reason, if they are living separately with mutual consent, तो अगर एडल्ट्री है, साथ में बिना किसी रीज़न से बिना किसी रीजंस के वाइफ हैज़ रिफ्यूज टू लिव विद द हस्बैंड, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से वो अलग रह रहा है, तो इन तीनों सिचुएशन में भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करने की अधिकारी नहीं है। तो आइए हम फर्दर हम बात करते हैं, अगर आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल गया है तो क्या वो मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल मॉडिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें बहुत ही क्लियर लॉ है कि सेक्शन 125 रेड विद सेक्शन 127 CRPC, जनरली क्या होता है कि कोई भी कोर्ट ऑर्डर करती है, फाइनल ऑर्डर करती है, जजमेंट देती है, तो उसके बाद वो कोर्ट फंक्शंस ऑफिशियल हो जाती है, यानी वो उसको उसके बाद उसको सुनने का क्षेत्रगत अधिकार नहीं रहता। लेकिन 125 CRPC और मेंटेनेंस में ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट में एक एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन मूव करते हैं कि मेंटेनेंस जो दी गई है वो गलत दी गई है, कम दी गई है, या ये मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं है वाइफ, तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है और इवन कैंसिल भी हो सकता है। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना, ये स्पेशल क्रिमिनल अपील थी 1331/2014। तो इस कोर्ट में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर कोर्ट में प्रूव कर दिया जाए कि मेंटेनेंस को वो ऑर्डर प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, या मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, तो फैमिली डिस्ट्रिक्ट ये तो कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दी एप्लीकेशन जो फैक्ट्स कोर्ट के पास लेके जाएंगे, तो उसके बेस पे वो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है। लेकिन जो भी ऑर्डर कोर्ट करेगी उसको स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर से मतलब है कि उसको सर्कमस्टांसेस और वो कोर्ट की रीजनिंग होनी चाहिए कि वो कोर्ट ऐसा व्यू क्यों ले रही है, ऑल्टर कर रही है तो क्यों कर रही है, और कैंसिल कर रही है तो क्यों कर रही है। तो अगर स्पीकिंग ऑर्डर ही के बेसिस पे ही कोर्ट कैंसिल कर सकती है मेंटेनेंस के ऑर्डर, इर्रिस्पेक्टिव कि अगर वो आपको मिल गए हैं तो भी। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको मेंटेनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। तो हम अब जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है, मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमको सिंपल है, हमको सिर्फ हमको देखना है कि हमारा जो हम जहाँ रह रहे हैं, जो हमारा जुरिसडिक्शन है, उसके उस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन में जो भी मजिस्ट्रेट फॉल करते हैं, तो उस कोर्ट में हमको 125 की एप्लीकेशन लगानी है और उसमें हमको अपने फैक्ट्स बताने हैं कि हम ये मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, ये हमारे एसेट्स हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमारा खर्चा है, ये सारे फैक्ट्स बता के, और जो रेस्पोंडेंट हैं होंगे, हस्बैंड होंगे, उनकी इनकम बतानी है, उनकी डिटेल्स बतानी है, वो कितना कमा रहे हैं, और अब तो ये सारी डिटेल्स पे एप्लीकेशन पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। और इवन अगर कोर्ट को लगता है कि आपको इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको इमीडिएट मेंटेनेंस का भी प्रावधान है, तो आपको इंटरिम मेंटेनेंस भी कोर्ट प्रोवाइड कर देता है। बाकी जो डिसाइड होगा वो मेरिट्स पे डिसाइड होगा, जो भी फाइनल मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड करेगी कोर्ट, वो आपको पूरी मेरिट्स पे सुनने के बाद कोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉ है, वो समझ में आया होगा। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात कि क्या हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है वाइफ से? क्या हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसका भी प्रावधान दिया गया है सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसके तहत हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकारी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।